कल हम लोग निरपेक्ष न्याय वाक्य के अंतर्गत न्याय वाक्य की संरचना या आकार फॉर्म से परिचित हुए, जिसके अंतर्गत हम अवस्था और आकृति मूड एंड फिगर को पाते हैं। तत्पश्चात हम यह भी जाने कि किसी भी निरपेक्ष न्याय वाक्य अथवा निगमनात्मक युक्ति की वैधता के परीक्षण की दो विधियां हैं। There are two methods to test the validity of a given categorical syllogism. जिसमें जो पहली विधि है उसे हम वेन रेखा चित्र विधि, वेन डायग्राम टेक्निक कहते हैं, जिससे आप लोग कल परिचित हुए हैं। और आज हम लोग निरपेक्ष न्याय के वैधता के परीक्षण की जो दूसरी विधि है, रूल्स एंड फैलेसीज, नियम और तर्क दोष, इसकी चर्चा करेंगे। यहां हम 6 नियमों को पाते हैं और यदि 6 रूल्स, यदि इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो युक्ति अथवा न्याय वाक्य अवैध होगा और कोई न कोई दोष से वह अवश्य ग्रसित होगा। If anyone out of 6 rules is being violated, then syllogism is bound to be invalid and it is going to suffer from certain fallacy. तो हम पहले नियम की चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार किसी भी वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में केवल 3 पद होने चाहिए और साथ ही साथ जो वो 3 पद हैं वे एक ही अर्थ में युक्ति में प्रयुक्त होने चाहिए, अन्यथा युक्ति अवैध होगी और चतुष्पदीय दोष से ग्रसित होगी। फैलेसी ऑफ 4 टर्म हम पाएंगे यदि टर्म्स की संख्या क्लियरली 3 से ज्यादा हो और या फिर टर्म्स तो 3 हो किंतु वे डिफरेंट यूजर्स में एक ही आर्गुमेंट में इंप्लॉय किए जा रहे हो। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। इस नियम की व्याख्या के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि ये जो 3 पद हैं वे मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद होंगे। मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडल टर्म, जो कि अपने 2 अकरेंसेस में आर्गुमेंट के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि केवल काउंट करने पर ही हमें यह दिखलाई पड़े कि 3 से अधिक पद हैं तो युक्ति अवैध हो जाएगी। और एक दूसरी संभावना भी बनती है, जबकि काउंट करने पर पदों की संख्या तो 3 ही हो किंतु वे अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हो और इसे हम फिर अनेकार्थक दोष के अंतर्गत, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। और अनेकार्थक दोष हम लोगों ने अनौपचारिक तर्क दोष के अंतर्गत देखा। दूसरा जो नियम है उसके अनुसार किसी भी
वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए. In any valid categorical syllogism, middle term must be distributed in at least one premise. व्याख्या एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि मध्यम पद का कार्य होता है युक्ति के अमुख्य और मुख्य पद को संबद्ध करना, कनेक्ट करना. तभी हम किसी निश्चित निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं. किंतु यदि मध्यम पद अपने दोनों ही प्रयोगों में अव्याप्त है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर किसी निश्चित वैध निष्कर्ष को युक्ति के अंतर्गत नहीं प्राप्त किया जा सकता है. और इस प्रकार से नियम 2 के उल्लंघन पर युक्ति अवैध होगी और वह अव्याप्त मध्यम पद दोष, फैल्सी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म से ग्रसित होगी. उदाहरण, सभी सैनिक बहादुर हैं. कुछ बहादुर गायक हैं. तो इन दो आधार वाक्यों से जो हम निष्कर्ष निगमित कर रहे हैं वो यह है कि कुछ गायक सैनिक हैं. इस उदाहरण में मध्यम पद बहादुर है, जो कि मुख्य और अमुख्य दोनों ही आधार वाक्यों में अव्याप्त है. Fallacy of undistributed middle term. Third rule, तीसरे नियम के अनुसार किसी भी वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में कोई भी पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता है जो कि आधार वाक्य में अव्याप्त हो. According to rule 3, there cannot be any term distributed in the conclusion which remains undistributed in the premise
if categorical syllogism is valid. व्याख्या एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि निष्कर्ष के अंतर्गत जो दो पद के व्याप्त होने की संभावना होगी तो वे पद अमुख्य पद और मुख्य पद होंगे। यह तो स्पष्ट है कि कोई निरपेक्ष न्याय वाक्य कैसे वैध हो सकता है जो कि किसी पद को निष्कर्ष में व्याप्त करा दे जो कि तत्संगत आधार वाक्य में अव्याप्त है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि दिए गए आधार वाक्यों से निष्कर्ष को तार्किक रूप से निःसृत अथवा निगमित वैध तरीके से नहीं किया जा रहा है। हम लोग वैलिड प्रोसेस से गिवन प्रेमिस से कंक्लूजन को लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष में क्योंकि दो पदों के व्याप्त होने की संभावना है और इस कारण से तीसरी युक्ति के उल्लंघन के फलस्वरूप दो प्रकार के तर्क दोष होंगे और वे तर्क दोष हैं अनियमित मुख्य पद दोष, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, और जो दूसरा तर्क दोष होगा वह है फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म, अनियमित अमुख्य पद दोष। उदाहरण, पहले हम उदाहरण ले रहे हैं अनियमित मुख्य पद दोष फैलेसी ऑफ मेजर टर्म का। सभी कुत्ते स्तनपायी हैं, ये मुख्य आधार वाक्य है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये अमुख्य आधार वाक्य है। और इन दो आधार वाक्यों से हम निष्कर्ष निगमित कर रहे हैं कि कोई बिल्ली स्तनपायी नहीं है। इसकी अवस्था ए, ई, ई और आकृति की बात करें तो कुत्ता मिडिल टर्म है, एम स्तनपायी मेजर टर्म है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, एमपी बिल्ली माइनर टर्म, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, कुत्ता मिडिल टर्म। इस तरह से एमपी एसएम देयरफॉर एसपी। तो इस न्याय वाक्य की जो संरचना है वह AEE 2 है। इस युक्ति में स्तनपायी पद मुख्य पद है जो कि निष्कर्ष में व्याप्त है, किंतु यह पद मुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है।
इस तरह से ये fallacy of illicit major term, अनियमित मुख्य पद दोष का उदाहरण। अब हम अनियमित अमुख्य पद दोष का fallacy of illicit minor term का एग्जाम्पल लेंगे। सभी साम्यवादी विध्वंसक व्यक्ति हैं। ये आपकी मेजर प्रीमिस हो गई। माइनर प्रीमिस, सभी साम्यवादी वर्तमान शासन के आलोचक हैं। निष्कर्ष, सभी वर्तमान शासन के आलोचक विध्वंसक व्यक्ति हैं। तो इसका मूड क्या है? A. Major premise, minor premise and conclusion all are A propositions. They are all A propositions. And what is figure? Samvadi is your middle term, that is M. Vidhvansak, Vyakti, predicate of the conclusion, major term. Samvadi, middle term, and वर्तमान शासन के आलोचक, that is your minor term, subject of the conclusion. यहां पर आप देखिए वर्तमान शासन के आलोचक जो कि अमुख्य पद है, ये निष्कर्ष में व्याप्त है, क्योंकि निष्कर्ष क्या है? एक तर्कवाक्य है, और हम जानते हैं एक तर्कवाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है किंतु विधेय अव्याप्त. Subject is distributed but predicate remains undistributed in a proposition. So here in a conclusion your minor term, that is वर्तमान शासन के आलोचक व्याप्त है, जो कि अमुख्य आधार वाक्य के सभी साम्यवादी वर्तमान शासन के आलोचक हैं.
यहां पर अव्याप्त हो जाता है, क्योंकि अमुख्य आधार वाक्य एतर्क वाक्य है। वर्तमान शासन के आलोचक जो कि अमुख्य पद है, माइनर टर्म है, प्रेडिकेट के प्लेस में है, और ए प्रपोजिशन में केवल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए ये इनवायलेशन है, और जो फैलेसी कमिटेड है वह फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म। अनियमित अमुख्य पद दोष। अब हम चौथे नियम पर आते हैं, फोर्थ रूल। जिसके अनुसार दो निषेधात्मक आधार वाक्यों वाला कोई भी निरपेक्ष न्याय वाक्य वैध नहीं हो सकता है। नो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म विद two negative premises can remain valid or can be valid. Explanation, व्याख्या के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वे या तो ई तर्क वाक्य या ओ ई इस टाइप से होंगे, और यदि आधार वाक्य अंशव्यापी निषेधात्मक है तो उस परिस्थिति में वह पार्शियल एक्सक्लूजन का केस बनेगा, पार्शियल एक्सक्लूजन का। और यदि आधार वाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव है, देन इट इज गोइंग टू बी द केस ऑफ कंप्लीट क्लास एक्सक्लूजन। पूर्ण रूपेण व्यावर्तक अवधारणा हो गई, वर्ग व्यावर्तक अवधारणा। जैसे हम कहते हैं कोई सैनिक बहादुर नहीं है, ई तर्कवाद। तो यहां पे हम क्या पाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सैनिक है तो वह बहादुर नहीं होगा, यदि वह बहादुर है तो वह सैनिक नहीं हो सकता। अर्थात उद्देश्य और विधेय का जो वर्ग है वह म्यूचुअली एक्सक्लूड करते हैं एक दूसरे। इट्स अ केस ऑफ म्यूचुअल क्लास एक्सक्लूजन, परस्पर व्यावर्तक संबंध है। और यदि वो तर्क वाक्य है, कुछ सैनिक बहादुर नहीं है, तो यह आंशिक वर्ग व्यावर्तक स्थिति होगी, जहां पर कुछ सैनिक बहादुर नहीं है कहने का अर्थ हो गया कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सैनिक है, वह बहादुर नहीं है। यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक होंगे तो समस्या यह होगी कि कोई भी वैध निष्कर्ष की प्राप्ति हमें नहीं होगी, और इस कारण से नियम 4 का उल्लंघन करने के फल स्वरूप युक्ति अवैध होगी और वह निषेधात्मक आधार वाक्य दोष से ग्रसित होगी। If Rule 4 is being violated, then syllogism is bound to be invalid and it is going to suffer from the fallacy of exclusive premises. उदाहरण, कोई दुखांत अभिनेता
सुखी व्यक्ति नहीं होता है। जो ट्रेजेडी रोल, जो सीरियस रोल करते हैं एक्टर्स, वे सुखी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कहा गया मुख्य आधार वाक्य में। कुछ विनोदी अभिनेता कॉमेडियन सुखी व्यक्ति नहीं है। ये दोनों प्रेमिसेस हमने स्टेट कर दिया, मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस, और इन दो प्रेमिसेस से हम निष्कर्ष निकाल लिए कि कुछ विनोदी अभिनेता दुखांत अभिनेता नहीं है। तो इसकी सबसे पहले तो अवस्था पहचाने, ई ओ ओ। नेक्स्ट आकृति, दुखांत अभिनेता निष्कर्ष का विधेय है, माने मुख्य पद है। सुखी व्यक्ति नहीं है, सुखी व्यक्ति मध्यम पद है। मिडिल टर्म, विनोदी अभिनेता निष्कर्ष का उद्देश्य है, अर्थात अमुख्य पद है। सुखी व्यक्ति मध्यम पद है। इस तरह से पीएम एसएम देयरफॉर एसपी। तो ये कौन सी आकृति हो गई? सेकेंड, पीएम एसएम देयरफॉर एसपी, EOO 2। और यह अवैध युक्ति है, क्योंकि यहां पर जो दोनों आधार वाक्य हैं वह निषेधात्मक तर्क वाक्य हैं, और इस तरह से ये निषेधात्मक आधार वाक्य दोष से ग्रसित है। फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस, निषेधात्मक आधार वाक्य दोष। दिस इज वॉयलेशन ऑफ रूल 4th। अब हम आते हैं नियम 5 पर, रूल 5th पे, जिसके अनुसार यदि वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य का कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष को भी अवश्य निषेधात्मक होना चाहिए। इफ इन एनी वैलिड categorical syllogism one premise is negative, then conclusion is bound to be negative. Explanation. और यहां पर हम व्याख्या के अंतर्गत इस तरह से समझेंगे कि यदि कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक है, निगेटिव प्रेमिस है, तो इस निषेधात्मक आधार वाक्य से
हम कैसे विध्यात्मक निष्कर्ष या एफर्मेटिव कंक्लूजन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो हम यह कहेंगे कि युक्ति अवैध है और इसमें निषेधात्मक आधार वाक्य से विध्यात्मक निष्कर्ष को निःसृत या प्राप्त करने का दोष है। If Rule 5 is being violated, then categorical syllogism is bound to be invalid and it is going to suffer from the fallacy of drawing affirmative conclusion from a negative premise. उदाहरण, 5वें नियम के उल्लंघन पे कुछ सैनिक बहादुर हैं। ये मुख्य आधार वाक्य। कोई बहादुर कवि नहीं है। निष्कर्ष, कुछ कवि सैनिक हैं। तो यहां पर जो मुख्य आधार वाक्य है आई तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य ई तर्क वाक्य, कंक्लूजन आई तर्क वाक्य। तो इस प्रकार से अवस्था क्या हो गई इसकी, इस न्याय वाक्य की, आई ई आई। और आकृति, आकृति PM MS therefore SP। PM MS therefore SP कौन सा फिगर होगा, फोर्थ फिगर। ओके, और यह युक्ति अवैध है। क्यों? क्योंकि अमुख्य आधार वाक्य आप देख रहे हैं निषेधात्मक आधार वाक्य है, तर्क वाक्य है, जबकि जो निष्कर्ष हम प्राप्त कर रहे हैं वह विध्यात्मक तर्क वाक्य है। तो निषेधात्मक आधार वाक्य से विध्यात्मक निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और इस तरह से ये जो फैलेसी है इसे हम कहेंगे फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग affirmative conclusion from a negative premise। निषेधात्मक आधार वाक्य से विध्यात्मक या स्वीकारात्मक निष्कर्ष निःसृत करने का दोष। अब हम नियम और तर्क दोष के अंतर्गत जो अंतिम नियम है
उसकी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात पहले तो वेन रेखा चित्र विधि पे जो आधारित एक्सरसाइज है उनको देखेंगे और उसके बाद नियम और तर्क दोष पे जो आधारित प्रश्न है एक्सरसाइज के अंतर्गत उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। 6th रूल, 6वें नियम के अनुसार वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में निष्कर्ष यदि विशिष्ट है तो दोनों आधार वाक्य सामान्य नहीं हो सकते हैं। According to Rule 6, if in any categorical syllogism a conclusion is a particular proposition, then both the premises cannot be universal propositions. Explanation के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि यह नियम सत्तात्मक तात्पर्य एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट के कंसेप्ट पर आधारित है, जिसकी यह मान्यता है कि केवल अंशव्यापी तर्कवाक्यों में पर्टिकुलर प्रपोजिशंस में सत्तात्मक तात्पर्य पाया जाता है। It is only in particular propositions that we do have an existential import. और यहां पे सत्तात्मक तात्पर्य कहने का क्या आशय है? आशय यह है कि उद्देश्य का वर्ग रिक्त नहीं हो सकता है, अर्थात कम से कम एक सदस्य उद्देश्य के वर्ग के अंतर्गत अवश्य होना चाहिए। The class of subject cannot remain empty or null, and at least one member should or must be present in the class of subject. यदि कोई न्याय वाक्य ऐसा है जिसके दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी अथवा सामान्य तर्क वाक्य हैं और निष्कर्ष अंशव्यापी या विशिष्ट तर्क वाक्य है, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह नियम 6 का रूल 6 का वायलेशन है और युक्ति अवैध है और इसमें सत्तात्मक तर्क दोष है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है, जिसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। सभी सैनिक बहादुर हैं, कोई बहादुर गायक नहीं है। इन दो आधार वाक्यों से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कुछ गायक सैनिक नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता का परीक्षण करना होता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि वह न्याय वाक्य मानक आकार में है कि नहीं और स्टैंडर्ड फॉर्म में वो सिलोजिज्म है कि नहीं। और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमारा पहला कर्तव्य होगा कि हम उसे मानक आकार में प्रस्तुत करें।
और मानक आकार में प्रस्तुत करने का अर्थ है कि हम सर्वप्रथम मुख्य आधार वाक्य को, तत्पश्चात मुख्य आधार वाक्य को, अंत में निष्कर्ष को प्रस्तुत करें। तो जो हम एग्जाम्पल्स अभी हम लेके चल रहे हैं वो सभी मानक आकार में है, तो हमको ये एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर मानक आकार में युक्ति ना हो तो उसे हमें मानक आकार में पहले बदल लेना चाहिए। और यह बड़ा आसान होगा। हम पहले निष्कर्ष को पहचाने, और निष्कर्ष को जब हम पहचान लेते हैं सही ढंग से तो हम मुख्य और अमुख्य पद की पहचान कर लेंगे। और जब मुख्य और अमुख्य पद की पहचान कर लेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा ही सहज होगा कि हम मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य को पहचान करके प्रॉपर ऑर्डर में फॉर्मुलेट करें। ओके, तो यह जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखिए जो मुख्य आधार वाक्य है ए तर्क वाक्य है। सभी सैनिक बहादुर है, कोई बहादुर गायक नहीं है, ई तर्क वाक्य है। कुछ गायक सैनिक नहीं है, वो तर्क वाक्य है। तो अवस्था तो क्लियर हो गई, ए ई ओ। नाउ मूविंग टू फिगर। फिगर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सैनिक, सैनिक क्या है? ये मेजर टर्म है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। बहादुर मिडिल टर्म है, फिर बहादुर मिडिल टर्म, गायक माइनर टर्म। सो पीएम एमएस देयरफॉर एसपी। तो इस तरह से फिगर हो गया 4। और यह नियम 6 का वायलेशन है, इसलिए यह इनवैलिड है। और जो फैलेसी है उसे हम एग्जिस्टेंशियल फैलेसी या सत्तात्मक दोष